सत्ता की अपनी भाषाएं हैं और कानून की अपनी परिभाषाएं। परिभाषाएं बदली जा रही हैं ताकि अरावली के अवैध खनन को सस्टेनेबल माइनिंग कहा जा सके। पहाड़ केवल दृश्य नहीं है, ना ही केवल संसाधन, यहाँ का एक इकोसिस्टम है और एक इकोनॉमिक सिस्टम भी। पहाड़ के हर कदम पे या तो रोजगार का भ्रम है या फिर ठेकेदार की चतुर मुस्कान। यहाँ पैसा सीधे जेब में नहीं आता, वो चढ़ता लुढ़कता हुआ आता है। तो प्रश्न ये है ही नहीं कि पहाड़ के पास पैसा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ निमखण संसाधन है तो पैसा तो है ही है। प्रश्न ये है कि पैसा आता कहां से है, जाता कहां है और रुकता किसके पास है। अब आप कहेंगे पर्यटन तो ठीक है, मगर वेस्ट मैनेजमेंट पर सरकार कुछ कर रहा है कि? बिल्कुल कर रहा है साहब। दिन की 10 मीटिंग कर रहा है राउंड टेबल पे कॉफी मग और ड्राई फ्रूट्स के साथ। उनको सब पता है, बस वो अंधकार को बरकरार रखना चाहते हैं। और अगर कुछ पूछ लो तो कहेगा कि रीस का गाना सुनेगा, बेटा ठेका ना लिया ठेका ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके सत्ता में भी अगर पैसा ना छूटा तो फिर क्या किया। तो बेटा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में तो अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें आती भी नहीं है। ना ही उस बेरोजगार एस्पिरेंट की तरह आंकड़ों पे मत्था मारेंगे जिसके पास जेब में 10 रुपए चाय पीने को नहीं है, मगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रट्टा मारकर 2 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ मिलेगा आपको हिमालयी राज्यों में तैरता हुआ पैसा और उसकी उड़ान, और पैनी नजर उस पैसे पे जो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं पहाड़ फॉर नॉन पहाड़ी और मैं हूं आपका अपना हर्ष काफर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना था कि आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, तो हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमारे मुंह पे पैसा भी मारें। बाकी जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला वाला तो ठहरा ही। आइए, वैसे तो हिमालयी राज्यों की इकोनॉमी 3H पे निर्भर करती है, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर और हॉस्पिटलिटी। पर बात आपसे शुरू करते हैं। कितना पैसा लेकर आते हैं आप जब हिमालयी राज्यों में घूमने आते हैं, या फिर कितना पैसा लेकर आते हैं जब 4 धाम घूमने आते हैं और केवल केदारनाथ पर मत्था टेक कर लौट जाते हैं? मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि इस वर्ष 50 लाख श्रद्धालुओं ने केवल केदारनाथ पर मत्था टेका। अगर एक आदमी 1000 रुपए लेकर आता है तो ये मोटा मोटा हो गया 500 करोड़ का झल्ला। और मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि ये झल्ला 500 करोड़ का नहीं, 7500 करोड़ का था। पर्यटन पहाड़ की सबसे ज्यादा बिकने वाली कहानी है, पर यहाँ पैसा आता है होटल से, होम स्टे से, टैक्सी से, गाइड से, ट्रैकिंग से, इंस्टाग्राम से। पर रुकता है बुकिंग एप्स में, बड़े टूर ऑपरेटर्स के पास या फिर बाहरी ब्रांड्स के पास। गांव को मिलता है भीड़, कूड़ा, पानी की कमी और सीजनल कमाई। पता है इस साल ही आप 2000 टन कूड़ा छोड़ गए हैं केदारनाथ के पास। उसे केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक लाने में 74 लाख रुपए लग गए हैं। पहाड़ की रीढ़ है पर्यटन, मगर उसकी डिस्क खिसक रही है दोस्त। हॉस्पिटलिटी पहाड़ का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, जिसके अंदर आते हैं होटल, होम स्टे और हाईवे ढाबा, जो आपके पैसों से चलते हैं। यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं खाना खिलाकर, कमरा किराए पे देकर या फिर लोकल अनुभव बांटकर। हालांकि कुछ वीआईपी को स्पेशल सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, मगर सच्चाई यही है कि 10 में से 6 होम स्टे घाटे में चल रहे हैं। अगर सीजन चला तो कमाई, नहीं चला तो कर्ज। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि हर गांव होटल बनने की तरफ बढ़ रहा है और गांव बनना भूल गया है। हेलो मालिक, एक गाड़ी चेकिंग हो रहा है। हाँ, 1 कट्टा छुपा दिया हूँ चरस का। शराब की बोतलें गाड़ी, ये गांव वाले ले जा रहे हैं गाड़ी में से। आग लगा दूं? पैसा मिल जाएगा ना इंश्योरेंस का? ठीक है मालिक, लगा देते हैं। शराब यहाँ स्थायी रोजगार है और परचून वाली शराब और अधिक स्थायी रोजगार। सरकार को मिलता है टैक्स और रेवेन्यू, गांव को मिलता है घरेलू हिंसा, कर्ज और बर्बाद पीढ़ियां। नशा यहाँ मनोरंजन नहीं है, आर्थिक हथियार है। अवैध शराब के लीकेज को रोकने के लिए सरकार ने ठेके पे ठेके खोल दिए हैं, लेकिन चरस को रेगुलेट करना महा टेढ़ी खीर है। मगर सरकार कहती है भांग का तेल बनाओ, भांग का नमक बनाओ, भांग के कपड़े बनाओ, भांग का बैग बनाओ। अगर आप उसके बाद भांग उगा देते हैं तो प्रशासन आकर उसे नष्ट कर देता है।
पर जिस हिल स्टेशन पर आपको आसानी से माल ना मिले तो समझ जाइए कि अधिकारियों के बच्चे बिगड़ने वाली उम्र में पहुंच चुके हैं, क्योंकि थोड़ा बड़े होने के बाद तो अधिकारी संसाधनों को कागज से डॉलर में बदलकर उन्हें भारत माता से कैलिफोर्निया माता के हवाले कर देगा। बाकी वो वाली बात तो ठीक ही है कि इधर का माल उधर बिकता है और उधर का माल इधर बिकता है। रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर ये पहाड़ के हाड़ मास हैं। इनका अवैध खनन रात में चलता है, कागजों में नहीं दिखता, वो छुपा रहता है हर खड़ंचे, हर सड़क, हर इमारत और माफिया की तिजोरी के भीतर। यही पैसा है जो राजनीति को जिंदा रखे हुए है। इसी से सड़क बनती है और खोखला होता है पहाड़। इसी अवैध खनन की बदौलत पहाड़ में कुछ वर्षों के भीतर एक नया वर्ग, एक नई क्लास तैयार हो गई है, जिसके पास अकूत धन है। वो हमारी भाषा, खाना साझा करता है, मगर महंगे मॉल में घुसते ही वो कह देता है, हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं। अवैध माइनिंग उन नदियों में होती है जो या तो सूख चुकी होती हैं या तो सूखने की कगार पे होती हैं, जैसे कोसी, दापका, न्यूगल, चक्की या फिर गौला। पर पहाड़ों की अवैध माइनिंग भी होती है दोस्त, मिनरल के कारण। वैसे आम आदमी के लिए पेड़ काटना कानूनन अपराध है, पर पहाड़ के पहाड़ और उसमें जंगल भी शामिल है, उसे पूरा का पूरा काट देना विकास की श्रेणी में आता है। पर बड़ी नदियों में अवैध माइनिंग नहीं होती है, जिनमें चलता फिरता पानी होता है, जिनके लिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि उनमें नहाने के लिए मत जाना। उन नदियों में लगते हैं बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या है इनका खलल? देखो, नदियां बहती हैं तो बिजली बनती है और बिजली बनती है तो पैसा बहता है। कमाई होती है निजी बिजली कंपनियों की या फिर सरकार का खजाना चमचमाता है। पहाड़ को क्या मिलता है? पहाड़ को मिलता है सूखी नौलें, सूखी धाराएं, सूखी नदियां, टूटे मकान और डूबते हुए गांव। कुछ यूनिट फ्री बिजली भी मिल जाती है। देखो, पानी पहाड़ का और कंट्रोल किसी और का। पर आप इन बड़े डैम्स को देखने या इनमें राफ्टिंग करने जा रहे हैं तो नाक बंद करके जाइएगा, क्योंकि लगातार CH4 का इमिशन हो रहा है, वही सड़न वाली गंध। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होने के कारण इनकी नजरें अब डेड माउंटेन्स की तरफ हैं। खेती यहां जमीन पे नहीं, ढलान पे होती है। सेब, कीवी, आलू, नाशपाती ये सब GDP का हिस्सा नहीं है, मगर जीवन का हिस्सा है। समस्या ये नहीं है कि खेती घाटे का सौदा है, समस्या ये है कि मार्केट दूर है, MSP कमजोर है, स्टोरेज नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है। बाकी गुणी, बानर, सौल, शाव तो हुए ही, पर अगर नीति साथ दे तो यही सेक्टर स्थायी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पहाड़ में पैसा वहां से भी आता है जहां केवल पहाड़ी रहता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये वो नए खेत हैं जहां वो केवल पसीना बहाता है और कीमत चुकाता है खाली गांव, बंद स्कूल और टूटता हुआ समाज। अगर पहाड़ की औरत एक दिन काम करना बंद कर दे तो पूरा पहाड़ ठप पड़ जाएगा। ये बात तो पूरे देश के लिए भी कही जा सकती है। मगर पहाड़ की औरत के पास पैसा कहाँ है? उसकी अर्थव्यवस्था क्या है? मनरेगा में कुछ काम करती है, कुछ दिन भर खुचुर बुचुर लगे रहती है और उसकी पूरी कमाई, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी धोती के टूके में कैद होती है। तो सीधी बात यह है कि पहाड़ गरीब नहीं है, पहाड़ से पैसा निकाला जा रहा है। यहाँ विकास का मॉडल नहीं, निकासी का मॉडल चल रहा है। अगर पर्यटन लोकल लोगों के हाथ में हो, खेती को वैल्यू मिले, जल, जंगल, जमीन और पानी पे पहाड़ का हक हो और औरत को आर्थिक पहचान मिले, तो पहाड़ दान नहीं मांगेगा, अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। तो ये था पहाड़ का अर्थशास्त्र, जहां पैसा बहता है मगर टिकता नहीं। अगले एपिसोड में पूछेंगे क्या पहाड़ अपना खुद का मॉडल लिख सकता है कि नहीं? क्या हमें फिर से लोक की तरफ लौटना पड़ेगा, जहां मेले, ठेले और कौतिक भी पलायन कर चुके हैं? कौन बचा रहा है संस्कृति? कितनी बची है संस्कृति? क्या है यहाँ की सांस्कृतिक विरासत? नमस्कार, मैं था आपका अपना हर्ष काफर और आप देख रहे थे पहाड़ फॉर नॉन पहाड़ी।